सबको लगता है राखी सिर्फ बहनों और भाइयों का त्योहार होता है, लेकिन हमारे घर में ये त्योहार एक कर्ज भी है। रक्षाबंधन की पिछली रात हमारे घर में एक अजीब सी रौनक थी। हर कोने में चटक रोशनी, मिठाइयों की खनकती खुशबू और हंसी की आवाजें गूंज रही थी। कांच की कटोरियों में गुलाब जामुन, रंग बिरंगी राखियों की थाली और छत से लटकती पुरानी झालरें, सब कुछ किसी पुराने फैमिली एल्बम के पन्नों जैसा लग रहा था। हमारा पुराना हवेली नुमा घर, जिसकी दीवारें अब भी कच्ची ईंटों की थीं, एक बार फिर जिंदा हो उठा था। वो पुराना नीम का पेड़ जो रसोई के पीछे खड़ा था, उसकी परछाई अब भी उतनी ही भारी लगती थी जैसे बचपन में लगती थी। और वो मोज़ेक टाइल्स जिन पर हम अक्सर गिरते थे, आज भी उतनी ही ठंडी थी, मानो किसी और दुनिया की जमीन हो। दादी हमेशा की तरह अपनी नीची लकड़ी की चौकी पर बैठी थी। उनकी झुर्रियों वाले हाथों में अब और भी कंपन था, लेकिन उनके नियम कभी नहीं बदले। उन्होंने थाली में 3 राखियां रखी थी, 3 अलग धागे, 3 कहानियां। पहली पापा के लिए, दूसरी चाचू के लिए और तीसरी, जो सबसे पुरानी थी, पतली लगभग मिटती हुई, पर उसमें अब भी एक हल्का सा लाल रंग बाकी था। एक ऐसा रंग जो यादों से चिपका था। हर साल वो उस तीसरी राखी को उठाती थी और घर के पीछे नीम के पेड़ की सूखी डाल पर बांध देती थी। ये है लल्लू भैया के लिए, वो कहती थी, अपने छोटे भाई के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं था। हम सब उनकी बात मान लेते थे, कोई ज्यादा सवाल नहीं करता था। घर में सब समझते थे कि ये दादी का पार्टीशन के समय खोए भाई के लिए एक श्रद्धा का प्रतीक है, जैसे किसी अधूरे व्रत को हर साल पूरा करना पड़ता हो। पर इस साल कुछ अलग था। माँ मिठाइयों और रिश्तेदारों में व्यस्त थी, पापा काम से शहर से बाहर थे, बच्चे वीडियो गेम्स और मोबाइल्स में उलझे थे, और दादी शायद उम्र के असर से भूल गईं। कोई नहीं बोला, कोई नहीं याद दिलाया। वो तीसरी राखी थाली में वैसे की वैसे पड़ी रह गई, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर दिया हो। शाम होते होते हम सब छत पर चले गए थे। पतंगे उड़ाई, हंसी ठिठोली की, खाना खाया और देर रात तक बातों में लगे रहे। नीचे थाली में वही राखी अकेली रह गई थी, जैसे किसी ने उसे छोड़ा नहीं बल्कि भुला दिया हो। उस रात सब कुछ रोशन था, पर नीम के नीचे अंधेरा था। सब कुछ अजीब था। पूरा घर एक अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था, मानो हवेली के हर कोने में कोई छुपा हुआ दर्द, दहशत फैला रहा हो। एक खामोशी जो ना तो हवा के साथ बह रही थी और ना ही वक्त के साथ खत्म हो रही थी। सुबह की पहली किरण भी अभी पूरी तरह से सूरज की गर्माहट नहीं ला सकी थी। दूध वाला अपनी पुरानी साइकिल पर बैठा हवेली की पिछली गली में से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी उन 2 बकरियों पर जो जमीन पर पड़ी थीं, पूरी तरह मृत, लेकिन किसी अजीब तरीके से स्थिर। उनका पेट नीचे से बड़े पैमाने पर चीर दिया गया था, लेकिन चीराई इतनी सफाई से की गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी मास्टर ने चाकू चलाया हो। कोई लाश से मांस हटा नहीं था, कोई रक्त का निशान भी दूर तक नहीं फैला था, जैसे वहां एक सन्नाटा छाया हो जो खून को भी थमने पर मजबूर कर दे। नीम के पेड़ की ठंडी सूखी जड़ों के पास वे बकरियां पड़ी थीं, ऐसे जैसे कोई संदेश छुपा हो या कोई संकेत दिया गया हो। मां ने यह सुनते ही बिना घबराए कहा, शायद कुत्ते या कोई जंगली जानवर हो, लेकिन दादी का पूरा रूप कुछ अलग था। वह कहीं से भी हिली नहीं, रसोई से बाहर आई, धीरे धीरे नीम के पेड़ के पास बैठ गईं। उनकी बूढ़ी आंखें उस ठंडी जमीन पर टिकी थीं और वो धीमे से फुसफुसाईं, माफ कर दो भैया, माफ कर दो। दोपहर के वक्त जब मैं अपने हाथ में ठंडाई की थाली लेकर दालान की ओर बढ़ रहा था, तभी मेरी नजर दरवाजे के पास खड़े एक लड़के पर पड़ी। वो एकदम खामोश, धीमा और दिखने में बहुत कमजोर था। पतला, सांवला, और उसकी उम्र लगभग 16-17 साल की लग रही थी। उसने सफेद कुर्ता पहना था जो खून से सना हुआ था, नीचे से गीला, कफ पटा हुआ। उसके हाथ ठंडे और कमजोर दिख रहे थे, जैसे वो अभी अभी किसी गहरे अंधकार से निकला हो। उसकी आंखें ठंडी, खाली और भटकती हुई, जो एक अजीब सी बेचैनी और पुरानी पीड़ा बयां कर रही थीं। वह खड़ा था, बिना किसी आवाज या हिलचाल के,
उसने दरवाजा तक आते हुए कभी खटखटाया नहीं, ना किसी को देखा, जैसे वो वहां आना अपना हक समझता हो और घर में प्रवेश करना उसकी मर्जी से था। वो अचानक उसने आवाज निकाली, धीमे पर साफ शब्दों में, दादी अब भी याद करती है मुझे। और मैंने भयभीत होकर पलटा, मां को बुलाने के लिए भागा। लेकिन जब मैं वापस आया तो लड़का कहीं नहीं था, ना कोई खून का निशान, ना कोई गंदी मिट्टी, सिर्फ नीम के पेड़ के नीचे मिट्टी गीली थी, जैसे कोई वहां कुछ देर खड़ा रहा हो। दादी अब भी वहीं बैठी थी, उनकी निगाहें अब भी उसी जगह पर अटक गई थीं, मानो वह लड़का अभी भी उनके सामने हो। और कहीं दूर से हवेली के अंदर एक पुराना गीत धीमे धीमे गुनगुनाया जा रहा था। वो गीत शायद पार्टीशन के उस दर्दनाक समय का था जिसे दादी अक्सर अपने जबड़े से लगाती थी। उस दिन से हवेली में एक अजीब सी सन्नाटे ने जन्म लिया है जो कभी खत्म नहीं होता। लोग चुप्पी तोड़ने से डरते हैं, लेकिन इस भयानक खामोशी से भी ज्यादा डरते हैं। हमें पता है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, ये एक चेतावनी थी, एक संकेत था कि हमारे तीसरे भाई की आत्मा अभी भी यहाँ है, जो हमें याद दिलाती है कि कर्ज अदा किए बिना शांति नहीं मिलती। हर घर में कोई एक नाम ऐसा होता है जिसे सब याद तो करते हैं मगर बोलने से कतराते हैं। हमारे लिए वो नाम था लल्लू भैया। वो नाम घर की दीवारों में दबा था, जैसे पुरानी सीलन, और उस नाम से जुड़ी थी दादी की तीसरी राखी। और तब जब नीम के नीचे की राखी पहली बार नहीं बंधी, कुछ बदलने लगा। पहले तो मामूली बातें, खिड़कियां अपने आप खुल जाती, दूध बार बार फट जाता और मंदिर में दिया बिना हवा के बुझ जाता। लेकिन तीसरे दिन उस पुराने स्टोर रूम से आवाजें आने लगी। देन हमने दरवाजा खोला और जो मिला वो एक पुरानी टूटी चौकी थी, लेकिन उस पे कोई बैठा था, धूल में एक जोड़ी पैरों की छापे, बिल्कुल ताजा। तभी दादी ने बोला, मेरा लल्लू वापस आ गया। मैंने दादी से पूछा, लल्लू भैया कौन थे? 15 अगस्त 1947 इंदौर। देश जल रहा था, दंगे शुरू हो चुके थे और लल्लू 17 का। पड़ोस में मुस्लिम बस्ती थी, अफवाह थी कि भीड़ आने वाली है। लल्लू ने जाने से मना किया। आज घर हमारा है दीदी, मैं यहीं रहूंगा। उस रात उसने नीम के पेड़ के पास लाठी लेकर पहरा दिया। हम सब छुप गए पीछे वाले कमरे में। एकदम दादी ने देखा, मशालें, तलवारें, चेहरे घृणा से भरे। भीड़ हमारे पड़ोसी के घर की ओर बढ़ी। लल्लू चिल्लाया, उन्हें रोका और वो पलटा। भीड़ ने उसे घेर लिया। पेड़ के नीचे एक चीख और फिर सब कुछ शांत। उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, ना हवन ना शांति। लेकिन 1 साल बाद दादी अकेली लौटी वापस यही घर में और उस नीम के पेड़ पर राखी बांधी। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी, दादी ने कहा। उनकी आंखें भरी थीं पर गला सूखा। मैंने नीम के पेड़ को भाई मान लिया क्योंकि उसका साया उस दिन तक मेरे साथ था। वो बोली, किसी ने घर की सभी राखियों में से एक निकाल ली, वो तीसरी वाली जो थाली में रह गई थी। और अगली सुबह नीम की एक डाली पर वही राखी बंधी थी। किसने बांधी कोई नहीं जानता। दादी ने एक पुजारी बाबा को बुलाया। उन्होंने अपने मंत्रों के उच्चारण से शांत करने की कोशिश की। हवन और दिए जलाए गए। पूरा आंगन रोशनी में डूबा हुआ था। हर कोना, हर चौखट, हर दिया जल रहा था, सिवाय एक के। पीछे वाले दरवाजे के पास वो एक दिया बुझा पड़ा था। मैं चुपचाप वहां गया दिया फिर से जलाने। जैसे ही माचिस जलाई, दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा नहीं आई पर मिट्टी की सड़न आई। वो अब अंदर था। गीली मिट्टी के पैरों के निशान धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। उसका कुर्ता लाल था, खून से तरबतर। उसने दादी की तरफ देखा। आवाज में मासूमियत नहीं थी, सिर्फ शिकवा। तू भूल गई दीदी। दादी वहीं बैठ गई, थर-थर कांपते हुए। आंखें भर आई और पहली बार वो टूटी। मैं तुझे कभी नहीं भूल सकी, पर कुछ जख्म राखी से नहीं भरते। वो लड़का आगे बढ़ा, एक एक कदम जैसे जमीन को डुबोता चला गया। उसने धीरे से कहा, मैं तुझे लेने आया हूं। अगली सुबह दादी नहीं उठी। उनकी कलाई पर राखी थी,
मगर तीसरी गायब थी। डॉक्टर ने बोला, उम्र से हुई है, लेकिन हम जानते थे कि क्या हुआ है असल में। नीम के पेड़ के नीचे मिट्टी फिर से गीली थी। एक बार फिर ताजा खून रिसा हुआ मिला। अब हर साल कोई ना कोई उस नीम पर राखी बांध देता है। कहते हैं अगर ना बांधो तो कोई लेने आ जाता है, और शायद कोई जानना भी नहीं चाहता कि अगर तीसरी राखी ना बंधे तो क्या होता है।